भारती। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को नेहा शर्मा का नमस्कार। क्या हाल है भाई? हाल तो ठीक है। अभी स्टूडियो में आने से पहले देखा कि आप बहुत सारी तस्वीरें उतार रही थीं और सारी लड़कियां, महिलाएं इकट्ठी थी, पेड़ पौधों के बीच तस्वीरें खींच रही थी। तो क्या मामला था? कुछ खास दिन है क्या? देखिए, कुछ खास दिन तो ये होता ममता जी कि जब सब तैयार हो जाएं, जब सब एक साथ मिल जाएं, तब तस्वीरें ले ली जाएं। और उसमें तो क्या खास, और जब तस्वीरें ली जाती हैं तो अपने आप ही खास हो जाती हैं। जब सब हमारे जानने वाले और चाहने वाले सब हम आस पास होते हैं तो हर तस्वीर खास हो जाती है। बिल्कुल, तस्वीर उतारना तो बड़ी अच्छी बात है, खास हो जाती है। लेकिन तस्वीरों का जो नशा होता है, चस्का होता है, वो कई बार खराब भी होता है। तस्वीर लेकर रील बनाने का जो नशा होता है लोगों में, वो कई बार आपको परेशानी में भी डाल देता है। कई बार हम इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जब आप तस्वीरें उतारने के लिए कहीं ऐसी जगह पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो वहां हम ये भूल जाते हैं कि हम तस्वीर उतार रहे हैं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और सावधानी हटती है, बस दुर्घटना घट जाती है। हम बात कर रहे हैं उन लड़कियों की, उन महिलाओं की जो ऊंचे पहाड़ पर चली जाती हैं, झरनों के किनारे, नदी के किनारे जाकर तस्वीरें खींचती हैं और पैर फिसल जाता है और कोई बड़ा हादसा हो जाता है। तो जो आज की तस्वीरों का मतलब जो फोटो सेशन था वो तो बड़ा ही खूबसूरत था। मौसम भी खुशगवार है। आज मुंबई का मौसम कुछ ऐसे ही है, लुका छिपी का खेल रहा है मौसम। कभी बारिश की झींसी पड़ रही है तो कभी धूप, तो मतलब धूप छांव का मौसम है। तो ऐसे में अच्छा लगता है तस्वीरें उतारना। जी बिल्कुल। और आपने जैसे जिक्र किया कि वो बिल्कुल सही बात है कि हम किस जगह हैं, वो जगह कितनी सुरक्षित है, ये देखने के बाद ही तस्वीरें लें। और बिल्कुल खो जाना, रील्स बनाने में खो जाना, तो ये हमारी जान जा सकती है। और जान से बड़ी तो कोई चीज है नहीं दुनिया में। बिल्कुल। तो मोबाइल हाथ में आता है तो हम कई बार उसका दुरुपयोग भी कर बैठते हैं। मोबाइल हाथ में आए तो थोड़ी जानकारी भी मुहैया कर लेनी चाहिए उसमें, जैसे कि हम बताते भी हैं सखियों और सखाओं को। लेकिन जो गांव में रहती हैं, जो सखियां और कस्बों में रहती हैं, सखा भी, तो बहुत सारी चीजों के बारे में अवेयर नहीं होते हैं, जानकारी उन्हें नहीं होती है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उन तक हम वो बातें पहुंचा दें। जैसे कि अब देखिए ना कि पालतू जानवरों की गंदगी से किस तरह परेशान होते हैं लोग, इसके बारे में लोग अवेयर नहीं होते। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नमस्ते योजना एक बड़ी कारगर योजना है, इसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, विस्तृत जानकारी हम देंगे। और इसके साथ ही न्यूट्रिशन की ओवरडोज से किस तरह से बच सकते हैं ये हम बताने वाले हैं। और आज 2 महत्वपूर्ण दिन भी हैं, जैसे कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस और अंत्योदय दिवस, तो इस पर भी चर्चा हम करने वाले हैं। और बात चल रही थी तस्वीरों की ना, तो जब कहीं घूमने जाते हैं तो तस्वीर जरूर खींचते हैं। तो ऐसी जगह चलते हैं इस गाने के माध्यम से जहाँ झील है, कश्ती है और शिकारा है। देखते हैं, इस गाने को सुनते हुए महसूस करते हैं वो दृश्य। तुझको मेरा प्यार पुकारे, आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। लौट रही है मेरी सदाएं दीवारों से
सर टकरा के। लौट रही हैं मेरी सदाएं दीवारों से सर टकरा के। हाथ पकड़ कर चलने वाले हो गए रुखसत हाथ छुड़ा के। उनको कुछ भी याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। अब कोई 100 बार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा प्यार पुकारे हो। ओ हो हो, ओ हो हो, ओ हो हो। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। इल्म नहीं था इतनी जल्दी खत्म फसाने हो जाएंगे। तुम बेगाने बन जाओगे, हम दीवाने हो जाएंगे। कल बाहों का हार मिला था, कल बाहों का हार मिला था। आज अश्कों का हार पुकारे आजा आजा रे, तुझको मेरा। गुमराह फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थीं। और आपने बिल्कुल सही कहा था ममता जी कि इस गीत को सुनते सुनते हम उन वादियों में खो गए जहाँ अगर हम जाएं तो तस्वीरें खींचते रहें। बिल्कुल। लेकिन अब तस्वीरों की दुनिया से बाहर आकर हमें और दूसरे मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, और हमारे श्रोता जो लगातार टिप्पणियां भेज रहे हैं उनकी टिप्पणियों को भी शामिल करना पड़ेगा। और देखिए, सारे विषयों पर श्रोता जागरूक हैं, लिख रहे हैं, और आज हम चर्चा करना चाहते हैं अंत्योदय दिवस पर। भारतीय विचारक समाज सुधारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर यानी आज मनाई जाती है। इस दिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत्योदय का अर्थ ही है जो सबसे अंत में है उसका उदय होना, या कहें कि जो सबसे अंतिम तबके के व्यक्ति हैं उनका भी विकास हो। यही अंत्योदय का सिद्धांत है, और ये सिद्धांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। और उन्होंने अपने जीवन में भी समाज सुधार के कई प्रयास किए, और उनके इस सिद्धांत को याद रखते हुए ही उनकी जयंती को अंत्योदय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन तो किया ही, और वो आजीवन गरीब और कमजोर व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत को सुरक्षित रखने का प्रयास, ताकि सामाजिक समानता रहे और गरीब और वंचित व्यक्ति जो हैं उनमें जागरूकता आए, और साथ ही समय समय पर कई सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू होती हैं, उनके बारे में भी उन्हें जानकारी मिले। तो हमें भी अपने जीवन में सिद्धांत का पालन करना चाहिए और एक अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। और ये गाना सुनना चाहिए जी। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता देख। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता ने। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। 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 भाई साथी अगर एक दूसरे का हाथ बढ़ाते रहें, बांटते रहें तो बहुत सारे काम मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। जी। एक योजना के बारे में हम अपनी सखियों और सखाओं को बताना चाहते हैं। जब हम देखते हैं सड़क के किनारे जब खास तौर से सीवर की सफाई हो रही होती है, नालियों की सफाई हो रही जी। होती है, तो कितने डीप में अंदर घुस के जो कर्मचारी होते हैं काम कर रहे होते हैं, तो उसी के रोकथाम के लिए मतलब वो काम न करना पड़े, उसके लिए एक योजना सरकार ने जारी की है, वो है नमस्ते योजना।
जी। और सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं समाज को बदलने के लिए जारी की जाती हैं और उन्हीं में से ये एक योजना है जिसको अगर नमस्ते क्यों कहा जाता है, इसका अगर फुल फॉर्म हम बताएं तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी कि नमस्ते। और इस योजना के तहत सीवर लाइन और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनका मान सम्मान बढ़े और उनका मान सम्मान बना रहे, इसको रखने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और इस योजना को साल 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्षों के लिए जारी किया गया है और तकरीबन 360 करोड़ रुपए की राशि इसके लिए आवंटित की गई है। और हमने जैसा कि बताया कि कई लोग जानते हैं कि सीवर जहां पर अमूमन शहर भर का गंदा पानी आता है और सेप्टिक टैंक जहां पर गंदगी इकट्ठी होती है, इनकी सफाई व्यक्ति किया करते थे। ये एक ऐसी जगह है जहां कई विषैली गैसें भी मौजूद होती हैं। इसकी वजह से कई व्यक्तियों ने अपनी जान भी गंवाई है और कई ऐसे हादसे भी सुनने को मिले कि नाली के अंदर गहराई तक वो चले गए और फिर उन्हें समस्या हुई, घुटन हुई, सांस की समस्या हो गई और दम तोड़ दिया। तो इस तरह की घटनाओं से भी हम बच सकते हैं इस योजना के तहत। इस तरह के काम कोई भी व्यक्ति ना करे बल्कि मशीनों की सहायता से ये काम हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही इन कामों के लिए व्यक्तियों की जरूरत अब अभी जहां पर है, जहां अभी उतनी मशीनें नहीं पहुंच पाई हैं, जहां बाद में मशीनें पहुंचने वाली हैं, उन्हें भी सुरक्षा के भरपूर इंतजाम मिले, ये नमस्ते योजना के अंतर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ ही जो सिविल लाइन और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मी है यानी SSW उन्हें कहा जा रहा है, को नए रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर मशीनों का उपयोग ज्यादा होगा तो उतने व्यक्ति नहीं लगेंगे, तो वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो उनके लिए रोजगार के अवसर भी दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें एक पहचान बनी रहे, उनकी पहचान पता चले कि कौन कौन इन कामों में हैं, उसके लिए उन्हें पंजीकृत किया जा रहा है, जिसके लिए एक डेटाबेस बनाने के साथ एक कार्ड के जरिए उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है और उन्हें नमस्ते आईडी दी जा रही है, जिससे जो भी सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल सके। उसका एक मोबाइल ऐप भी मिला है जिसकी जानकारी देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, तो जो भी अपनी मातृभाषा उसमें सभी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, PPE किट दी जा रही है और इसके साथ ही अगर वो स्वच्छता वाहन या उपकरण खरीदते हैं तो उसके लिए उन्हें 5 लाख तक पूंजीगत सब्सिडी भी दी जा रही है। बिल्कुल। और जब व्यक्ति लंबे समय तक सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करता है तो समाज के कुछ लोग उन्हें उचित सम्मान भी नहीं देते हैं। और नमस्ते योजना के अंतर्गत न सिर्फ SSW की सुरक्षा की बात की जा रही है बल्कि उन्हें आत्मसम्मान के प्रति भी जागरूक बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ इस योजना के तहत प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू किया गया है ताकि वो आगे इस योजना का प्रशिक्षण जमीनी स्तर पर ले सके। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि साफ सफाई के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो, स्वच्छता कर्मचारी कुशल बना रहे और जो गंदगी निकलती है उनका सीधा संपर्क ना हो पाए, मतलब सीधे संपर्क में वो ना आए। इस तरह इसकी योजना का उद्देश्य ये है। और साथ में जो लोग डर रहे हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी, मतलब उन्हें जो बंधी बंधाई तनख्वाह मिल रही है उससे वो वंचित रह जाएंगे, फिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। लेकिन जब मशीनों के जरिए सफाई होगी तो मशीन चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो ये जो सारे लोग हैं उनको मशीनों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा तो उनकी नौकरी नहीं जाएगी। बिल्कुल। और सफाई कर्मचारी का सशक्तिकरण तो होगा और उनके जो भी काम है अलग अलग आजीविका के लिए, वो अलग अलग विकल्पों की उन्हें जानकारी भी दी जा रही है कि कौन से दूसरे काम वो कर सकते हैं जो उन्हें जैसे सब्सिडी दी जा रही है। अगर स्वच्छता की वो कुछ मशीनें लेना चाहें, कुछ अपना काम करना चाहें तो उसके लिए। और साथ ही इस कामकाज के प्रति भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारे एक साथी ने भी इसके बारे में एक संदेश लिखा है। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्यवाही, जिसका इन्होंने हिंदी में पूरा लिखकर भेजा है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इस योजना में शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा और गरिमा की परिकल्पना इसके तहत की जा रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो हम अपने श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो अगले मुद्दे के लिए भी हमारे श्रोता तैयार होंगे और गाना सुनने के लिए भी तैयार होंगे। तो एक गाना सुनवाते हैं।
अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। देख रे घटा फिर के आई, रस भर भर लाई। देख रे घटा फिर के आई, रस भर भर लाई। ओ घटा गिर के आई, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम दुध छाई। ओ, छेड़ ले गोरी मन की बिना, रिम झिम रुक छाई। वो घटा गिर के आई हो। ओ प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। प्रेम की गागर लाए रे बादल बेकल मोरा दिया होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन बीते रे भैया, बीते रे भैया। मधुर मधुर मन बगाए, अपने बिन आए। मधुर मधुर मन बगाए, अपने बिन आए। मधुर मनवा गाए, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। ओ, सावन के संग आए जवानी, सावन के संग जाए। मधुर मन बगाए हो। ओ आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। आज तो जी भर नाच ले पागल, कल न जाने रे क्या होए। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओ दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। रंग जीवन में नया लायो रे। ओए होए दुख भरे दिन। और ममता जी, दुख भरे दिन कब बीतते हैं? जब हम स्वस्थ रहते हैं तब। बिल्कुल। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें कभी ना कभी जरूरत पड़ती है फार्मासिस्ट के पास जाने की। और ये भी कहा जाता है कि जब भी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और जब डॉक्टर से हम सलाह लेते हैं तो उसके बाद वो हमें भेज देते हैं फार्मासिस्ट के पास, जिन्हें हम केमिस्ट के नाम से भी जानते हैं। और आज का दिन उनके नाम है क्योंकि आज है विश्व फार्मासिस्ट दिवस। ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि फार्मासिस्ट को उनके कामों की सराहना की जाए और प्रोत्साहित किया जाए, लोगों के बीच उनके काम को लाना, क्योंकि कई बार हम इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं कि फार्मासिस्ट हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही ज़रूरी कड़ी है। ये अलग अलग तरह से हमारी सहायता करते हैं। यही नहीं, वो कई सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा भी बनते हैं। और इनके कामों में शामिल होता है कि रोगियों को न सिर्फ दवाएं दें बल्कि उन्हें लेने की सही सलाह भी देते हैं। यही नहीं, कई चिकित्सा से जुड़े उपकरणों तक रोगियों की पहुंच भी ये करवाते हैं। 2009 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था और इस तारीख को चुनने की वजह खास है क्योंकि 25 सितंबर ही वो तारीख थी जब साल 1912 में FIP यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और देखो ना, हमारे एक श्रोता ने भी कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि फार्मासिस्ट अपने फार्मेसी के उन्नायक हुआ करते हैं, ये चिकित्सक के असिस्टेंट भी होते हैं। इस दृष्टिकोण से चिकित्सक के उपरांत चिकित्सा कार्य में इनके भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनके सम्मान और महत्व के लिए ही आज का ये वैश्विक दिवस है और प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर इनकी उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। औषधि इनकी ही देखरेख में वितरित किया जाता है। और आज इस दिवस की हर साल एक थीम, जैसे कि हम जानते होती है। इस साल इस दिन की थीम है विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति। वाकई हम अगर कहें ममता जी तो फार्मासिस्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारा उनसे आमना सामना अक्सर होता ही रहता है।
तो अब क्या करना चाहिए, एक गाना सुन ले? जी बिल्कुल। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई, मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। तूने देखा मुझे ऐसे कि तबीयत मचल गई, वरना तेरे सर की कसम आदमी मैं बुरा नहीं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की हाय। अदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। बेअदब हूँ मैं दीवाना, किस कदर तू खफा हुई। छू लिया क्यों बदन तेरा, तौबा कैसी खता हुई। सारी दुनिया में कोई मेरे लायक सजा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी, चांदनी रात में जैसे रूखे गुल पे किरण पड़ी। बेसबब रूठ कर तेरे माथे पे यूं शिकन पड़ी। मेरे महबूब ये तेरी बेरुखी है अदा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और नेहा, आज मेरी किसी से मुलाकात हुई, एक लड़की से, कम उम्र की लड़की, और बहुत दिनों बाद दिखाई दी तो देखा कि बहुत दुबली पतली हो गई है। और मैंने पूछा क्या हुआ, बीमार थी क्या? तो उसने कहा कि नहीं, तो बीमार तो नहीं थी। तो मैंने कहा शक्ल सूरत तो वैसी ही लग रही थी और अच्छी खासी मोटी, हेल्दी, स्वस्थ थी, लेकिन एकदम बीमार सी दिख रही थी, बिल्कुल दुबली पतली, एकदम सीख की तरह काया हो गई थी। तो उसने बताया कि नहीं, मैं बहुत मोटी हो गई थी, मुझे लोग टोक रहे थे, तो मैंने क्या किया, डाइटिंग की और थोड़ी एक्सरसाइज के साथ साथ डाइटिंग भी शुरू कर दी, और डाइटिंग के कारण ऐसा हो गया। तो अभी मुझे लोग टोक रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा न्यूट्रिशन बढ़ाऊं। अब बताओ कि ऐसे लोगों को के लिए क्या कहोगी आप? भाई इनके लिए तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह से अपने मन से अगर वो मोटे पतले होते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो सकती है बाद में आगे जाकर। बस अपने फिजिक को ठीक करने के लिए आप न्यूट्रिशन कम भी मत लें, न्यूट्रिशन ज्यादा भी मत लें, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशन कम हो जाता है तो आपके लिए खतरा है, और अगर न्यूट्रिशन की अधिकता हो जाती है तो वो भी ठीक नहीं होता है। लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर डाइट न लेके, और कि इसमें न्यूट्रिशन है कि मान लो रोटी चावल नहीं खाना है, बल्कि विटामिन वाली चीजें ढूंढ ढूंढ के खानी है। तो कई बार जब न्यूट्रिशन की अधिकता हो जाती है तो भी परेशानी हो जाती है ना। बिल्कुल, कई बार तो लोग खाना नहीं खाते, उसकी जगह गोलियां खाते हैं क्योंकि विटामिन कम हो गया है। ऐसा सोचते हैं कि किसी ने बताया था कि उसने ये गोलियां ली थी, सप्लीमेंट्स, तो उसका शरीर अच्छा हो गया था, उसके बाल झड़ने बंद हो गए थे। इस तरीके की कोई बातें करके वो बिल्कुल उसी को फॉलो करके वो उसको खाने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि सामने वाले ने डॉक्टर से बात करके और ली है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग अलग होता है। तो डॉक्टर अपनी तरफ से ये तय करता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट के द्वारा वो तय करता है कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, और उसकी शारीरिक संरचना के हिसाब से, और उसको क्या चीज डाइजेस्ट होता है, क्या नहीं होता है, उसके अनुरूप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, या फिर डाइटिशियन जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, उसके हिसाब से ही फूड लेना चाहिए। या फिर एक नॉर्मल जो दाल चावल रोटी सब्जी की परंपरा चली आ रही है वो आप लें, तो आपको मेरे ख्याल से विटामिन की कमी अमूमन नहीं होती है एक उम्र तक। एक जमाना था जब हर चीज बड़ी आसानी से, बल्कि मौसम के हिसाब से ही मिल जाया करती थी, है ना। तब तो बहुत सारी चीजें के बारे में, चीजों के बारे में हमें पता भी नहीं होता था नेहा, लेकिन अब समय बदलता जा रहा है, हर चीज 12 महीने मिलने लगी है। ऐसे में अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो अब हर चीज का हर मौसम हो गया है। इसी तरह इन दिनों अचानक तंदुरुस्त होने का बुखार भी लोगों में चढ़ा हुआ, जैसा हमने जिक्र भी किया। बस फोन पर पता किया कि किस चीज से क्या पोषण मिलता है और उसे खाना शुरू कर देते हैं। मतलब मोबाइल में जाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब के कुछ वीडियोस देखते हैं और बस उसके हिसाब से डाइट शुरू कर देते हैं। कई लोगों को हमने सुना, और जब मैंने तो कई लोगों को सलाह भी दी कि इस तरह से डाइट अपने आप से तय करके कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो सामने वालों का जवाब था कि नहीं, हमने तो बहुत अच्छे से सर्च करके, गूगल सर्च करके हमने किया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दिनों सब जो सर्च करते हैं, जो फोन को डॉक्टर बना लिया है, तो डॉक्टर को फोन नहीं लगाते हैं, फोन से ही डॉक्टर ही करवा लेते हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी चीज को खाने की एक निश्चित मात्रा होती है, हर चीज को हम बेहिसाब नहीं खा सकते हैं, और किसी भी चीज के साथ कौन सी चीजें खाई जा सकती हैं उसकी भी एक सूची होती है। तो ये भी नहीं हो सकता है कि हम किसी भी चीज के साथ कुछ भी मिलाकर खाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि सारी चीजों में न्यूट्रिशन है, तो अगर सबको मिला देंगे तो विटामिन मिनरल सब कुछ एक ही कटोरी में हमें मिल जाएगा। लेकिन वो करने के चक्कर में वो कटोरी बड़ी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह की एक बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है। इन्होंने लिखा है कि साधारण बोलचाल में कहा जाए तो भोजन उतना ही लेना चाहिए कि आप स्वयं को चलने फिरने में कोई असुविधा न महसूस करें, आप एक लोटा पानी और पी सकें। ऐसे ही हम भोजन के साथ न्यूट्रिशन भी ताकत बढ़ाने के लिए, अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए लेते हैं, लेकिन इनकी भी अधिक मात्रा हमें नुकसान पहुंचाती है। हम अपना पैसा भी खर्च करते हैं, समय का नुकसान करते हैं और हमें फायदा कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए जरूरी है कि आप दैनिक आहार लें और उचित मात्रा में लें, और अगर इस तरह कुछ करना है तो डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल। और हमारी एक और साथी ने लिखा है कि हेल्दी ईटिंग का मतलब है सही न्यूट्रिशन का चुनाव करना ही नहीं, बल्कि पोषक तत्वों की सही मात्रा के बारे में जानना जरूरी है। अच्छे खान पान की आदत लोगों की सेहत के साथ साथ उनकी उम्र से भी जुड़ी होती है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपकी उम्र पर न केवल आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार से, बल्कि आपके द्वारा सेवन की जाने वाली मात्रा से भी बहुत फर्क पड़ता है।
बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और नियमित रूप से जो दाल रोटी की परंपरा चली आ रही है ना, दाल चावल रोटी की, वो नियमित रूप से खाते रहें प्रचुर मात्रा में, तो शायद ये नौबत नहीं आती है। देखें गाने में क्या है। मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना आओ, ना दिल का चैन गवाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी, पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम। सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या? बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी? सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी। छोटे को पास बिठाओ, भूले को राह दिखाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। नेहा, आपको भी सजग और सचेत रहने की जरूरत है। दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए। और ये इसी तरह की बात हमारे श्रोता भी लिख रहे हैं कि न्यूट्रिशन की ओवरडोज भाई अति सर्वत्र वर्जयित कहा भी तो गया है, फिर ये पोषण के क्षेत्र में भला कैसे नहीं लागू हो। फिर अपने माताएं जो होती हैं स्नेहवश अपने बच्चों को अधिक पोषक भोजन कराया करती हैं ताकि बालक शीघ्रता से बढ़कर बड़ा हो जाए। इसके लिए बार बार ही उन्हें खिलाया करती हैं, जबकि भोजन के बाद कहा गया है कि थोड़ा आराम करें। मतलब भोजन के बाद भोजन करने से वो भोजन पचता नहीं है। ये इस दृष्टिकोण से अति सर्वत्र वर्जयित का सिद्धांत ही लागू करना चाहिए। माताओं की बात जो इन्होंने कही है, तो माताओं की तो आदत होती है कि अपने बच्चे को खिला दिया, और जैसे मान लीजिए 2 रोटी खिलाई, अरे अरे 1 रोटी गर्मा गर्म और ले लो, फिर 1 रोटी और ले लो। तो ये जो होता है, तो बच्चे जब कम उम्र के होते हैं तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि हम इसका क्या असर होगा। खाते चले जाते हैं, एक समय के बाद जरूरत से ज्यादा फैट बढ़ जाता है, चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी एक अलग परेशानी खड़ी हो जाती है। और हमारे एक साथी ने उसके बारे में भी लिखा है कि न्यूट्रिशन के ओवरडोज, ये तो सुनने पर समझ आएगा कि क्या बात है, पर परिवार की एक सदस्य न्यूट्रिशन देने के चक्कर में
2 साल के बच्चे को भी दिन भर में 4-5 बार दूध देती थी, जिसके चलते वो अनाज कम खाता था। फिर बच्चे का वजन बढ़ने लगा और भी पेट में बहुत सारी समस्याएं बढ़ने लगी। फिर डॉक्टर से जब उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि दूध इसका कम कीजिए और इसके सामान्य खान पान जो हम खाते हैं, चावल दाल सब्जी फल आदि, वो सब दीजिए। अब साल 6 महीने में लड़के का वजन भी कम हो गया और अच्छी तरह से अनाज खाने लगा और इम्यूनिटी भी उसकी बढ़ गई। तो बहुत बार माँ बच्चों को अपने कुछ आलस की वजह से और कुछ बहुत अच्छा खिलाने के चक्कर में बहुत समय तक अनाजों से परहेज करने लगती हैं, जो बढ़ते बच्चों के लिए घातक हो जाते हैं। और नेहा एक बात और है जरूरी, जो है विटामिन। कई बार विटामिन की कमी होती है, जैसे अमूमन एक उम्र के बाद प्रोटीन कैल्शियम की कमी से शरीर को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह इसकी अधिकता से भी कई तरह के रोग हो जाते हैं। कई बार अपने मन से हम सप्लीमेंट्स ले लिया करते हैं। कई बार जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर मल्टीविटामिन की गोलियां लिख देते हैं या कैल्शियम की टैबलेट लिख देते हैं, विटामिन डी की। तो वो प्रिस्क्रिप्शन रखा रह जाता है, साल 2 साल बाद वही प्रिस्क्रिप्शन हम अपनी मर्जी से रिपीट कर लेते हैं कि अरे ये तो लिखा था, अभी घुटनों में दर्द हो रहा है तो चलो हम कैल्शियम की टैबलेट ले लेते हैं, विटामिन डी ले लेते हैं। लेकिन वो जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो ये भी बड़ा हानिकारक होता है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि अरे अब कई बार तो देखिए, आप तो कह रहे घुटने में दर्द होता है तो कैल्शियम लेते हैं। कई बार तो मन भी करता है कि बहुत दिन हो गया इसको तो खाए हुए 6 महीना हो गया, तो अब तो कमी हो गई होगी 6 महीने में, खा लेते हैं तो चलो खा लेते फिर से, फिर रुक जाएंगे। तो ये मिट्टी गोली की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए सप्लीमेंट्स का। और वैसे ही बच्चों के लिए भी ओवरडोज की, जैसे हमारी साथी ने बात की, वैसे होता है। कई बार हम माओ को देखिए कम ही लगता है, बच्चा जो भी खाता है कम लगता है और अपना बच्चा दुबला भी लगता है। तो उन्हें लगता है ये तो खा ही नहीं रहा ठीक से, तो एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी चीज, थोड़ी मात्रा में जबरदस्ती भी खिलाई जाती। बच्चा भागते भागते भी किसी तरह से उसके पेट में बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को ओवरडोज हो जाती है खाने की, और हमें लगता है कि ताकत चाहिए इसको, ताकत के लिए तो इसे खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और होता क्या है कि शारीरिक व्यायाम जरूरी है। शारीरिक व्यायाम, दौड़ भाग, खेल वगैरह की उचित सलाह के बाद ही उन्हें किसी तरह का सप्लीमेंट दिया जाता है। कई बार हम बच्चों के भोजन में घी, ड्राई फ्रूट्स भर देते हैं कि चलो ये तो फायदा होगा। और तो और जब बच्चों के इम्तिहान होते हैं कि अब ये 10th में पढ़ने जा रहा है, अब 12th में है, तो अब इसको बहुत पौष्टिक खाने की जरूरत है, तो बादाम के लड्डू बना के खिला दो। तो एक बादाम, मतलब उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, अगर एक बादाम का लड्डू खा लिया, उसके बाद फिर दाल चावल रोटी सब्जी भी खिला दिया आपने, फिर थोड़ा कुछ फल भी खिला दिया, तो ये जो होता है ये ओवरडोज होता है। इसका कहीं न कहीं नुकसान होता है शरीर पर, और मोटापा बढ़ता है। जब मोटापा बढ़ता है तो और बहुत सारी तकलीफें बढ़ जाती हैं। जी। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें लगता है, और एग्जाम का टाइम जैसे आपने बताया, उस वक्त तो वो पूरी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तो शारीरिक जो चलना फिरना व्यायाम जो है वो कम होती है, क्योंकि पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाना है। बिल्कुल। तो उस वक्त तो बिल्कुल ही चल फिर नहीं रहे हैं उतना ज्यादा जितना खेल कूद के लिए जाते हैं, वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, और आप खाना अलग तरह से मिल रहा है, तो वाकई उनका वजन बढ़ जाता है जो खराब हो सकता है। तो इसलिए जो भी न्यूट्रिशन है वो दीजिए, लेकिन अपने मन से मत दीजिए, सलाह से दीजिए, या फिर जैसा कि हमने कहा है कि दाल रोटी खाएं, प्रभु के गुण गाएं। और एक नया फैशन भी चला है, वो है रील्स देख के। हाँ, रील्स देख के, और हर कोई सोशल मीडिया पर ज्ञानी है, तो हर अपने अनुभव को ज्ञान के रूप में रील बना के भेज देता है कि आप ये करके देखो, पक्का इलाज हो जाएगा, ऐसा करके देखो तो आपको ये फायदा हो जाएगा। तो ऐसे इतने पॉजिटिव तरीके से सामने वाला बोल रहा होता है, तो जो सुन रहा है उसको सोचना चाहिए कि वो तो अपना प्रचार कर रहा है, या मतलब अपने लाइक कमेंट बढ़ा रहा है, तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको वो आपके लिए सूट कर रही है बात कि नहीं सूट कर रही है, इसका ख्याल रखें। और हम किस बात, और हम उसे कितना जानते हैं भी तो सोचिए, हम तो उसे जानते भी नहीं है, और हम किन बातों का ख्याल रखें, गीतों का ही ख्याल रखेंगे। सुनते हैं ये गाना। चल के दूध
वाव वाव वाव, मेरे कान मत खाओ। लंच डिनर पे हर दिन रहेगा आना जाना, लंच डिनर पे हर दिन रहेगा आना जाना। खाएंगे हम बिरयानी और तू बिस्कुट खाना। बेटा वाव वाव वाव। तो देखिए वाव 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 बेटा की बात जो हो रही है, यानी कि कई बार हम जितने खुश होते हैं उनसे उतने ही कई बार परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आसपास साफ सफाई रखने का काम तो हमारा है, लेकिन खुश तो हम होते हैं जब घर में पालतू जानवर पाल लेते हैं। हाँ। और बच्चों की डिमांड पर कि मम्मा पापा पेट ला दो, और हम उनकी पसंद के पेट घर में ले आते हैं। बिल्कुल हमें बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जी। जो भी घर में पालतू जानवर रखते हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, परिवार वालों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार के सदस्य की तरह उनकी आमद होती है। जी। पर दूसरों को कितनी परेशानी होती है, ये कभी सोचा है किसी ने? कि मतलब दूसरे की परेशानी के बारे में भी सोचें तो कैसे चलेगा। तो इसलिए आज हमारा यही मकसद है जी। कि जब हम मतलब जो लोग भी पालतू जानवर घर पे ले आते हैं, तो पालतू जानवरों से जो गंदगी होती है उससे लोगों को कितनी परेशानी होती है, जी। इस पर भी जरा विचार करें। बिल्कुल। और अब हम अपने घर में जब पालतू जानवर रखते हैं तो अब उनको जाहिर सी बात है मलमूत्र विसर्जन करने के लिए जाना होता है, तो वो उन्हें बाहर ले जाते हैं, घुमाते फिराते हैं सड़क के किनारे, कहीं भी जहां भी उन्हें लगती है सुविधा वो हो जाता है, और वो अपना वापस घर आ जाते हैं। तो ये गंदगी बाहर फैल गई, लेकिन वो तो अपने घर आ गए, उनका घर साफ सुथरा है। बिल्कुल। पर जो व्यक्ति जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, उनका क्या, और जो वो सड़क पर एक गंदगी फैल गई, गंदा है, जो स्वच्छता की बातें हम करते हैं, लेकिन वो उसका क्या, वो जो गंदगी फैली हुई उसका क्या, रोजाना गंदगी होता है तो सुबह से होती है, शाम। साथ में एक डर भी रहता है कि अगर आजकल जो चलन हुआ है गली गली में श्वान कुत्तों को लोग खाना खिलाते हैं अपना राहु ठीक करने के लिए, ऐसा कहा जाता है कि राहु ठीक हो जाएगा, मतलब ग्रह ठीक करने के लिए आप कुत्तों को खाना खिलाते हैं, ले जाकर बाकायदा दूध रोटी वगैरह मिक्स करके। देखा है मैंने कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतरते हैं, जहां पर बहुत सारे कुत्ते होंगे, उतर के खाना खिलाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वो कुत्ते लोगों को कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं, लोगों का आना जाना दूभर कर देते हैं, उन्हें काटने के लिए दौड़ते हैं, भौंकते हैं, तो लोग डर जाते हैं। कई बार तो बड़े बड़े हादसे हुए हैं कि कुत्तों ने काट लिया तो आईसीयू तक में एडमिट होना पड़ा। तो बात यहाँ हमें साफ सफाई की चल रही है, तो ये जो गंदगी करते हैं उन गंदगी से कैसे निजात पाया जाए, ये एक अहम सवाल है। और बहुत बार हम लोग को ऐसा होता है ना कि हम कहीं भी ले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर जैसे कचरे का निवारण किया जाता है, वहां कचरा इकट्ठा किया जाता है, वो जगह वैसी है, तो उन जगहों पर आप ले जा सकते हैं। या घर में भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, जैसे कि हम रील्स की बात करें तो रील्स में ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब के जरिए भी आप देख सकते हैं कि प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे बिल्लियों को बहुत से लोग पालते हैं तो उनकी एक जगह बना दी जाती है, तो वो वहीं जाकर उनको जब भी मलमूत्र विसर्जन करना हो तो वो वहीं जाते हैं। उसी तरह से कुत्तों को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है कि घर का टॉयलेट इस्तेमाल करें। तो वो आमतौर पर वो जैसे बच्चे हमें धीरे धीरे बता देते हैं, क्योंकि जो भी उन्हें पालते हैं वो अपने बच्चों की तरह ही उन्हें मानते हैं, इसलिए हम इस तरह की बात कह रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे हमें बताते हैं, हम उन्हें प्रशिक्षित करते हैं कि किस तरह से उन्हें बता देना है कि उन्हें कब टॉयलेट जाना है, उसी तरह से जो पालतू जानवर हैं वो भी हमें इशारा करके अपनी तरह से बता देते हैं। और कई लोग सड़क फुटपाथ पर जानवरों को जो खाना खिलाते हैं, इसमें से बहुत सारी चीजें बची रह जाती हैं, वो छूट जाती हैं, तो इससे भी गंदगी फैलती है, बैक्टीरिया फैलता है जो प्रदूषण पैदा करता है। और इसके अलावा पालतू जानवरों के जो जूठे भोजन होते हैं उनके इस्तेमाल की चीजों को निकालना हो तो इसके लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो लोग पालते हैं जानवरों को, जिससे इसका उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा न किया जाए। साथ ही पालतू जानवरों का समय पर टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी होता है, जिससे वो और हम सब सुरक्षित रहें जो आसपास होते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से हमने उन पालतू जानवरों की बात की जो घर में हमारे साथ रहते हैं, और कुछ जो थोड़े बड़े होते हैं जैसे कि गाय भैंस है, बकरी हैं, जिन्हें हम बाहर रखते हैं, तो वो हमारे घर के आसपास जब तक रहते हैं, कई बार उन्हें चराने भेज दिया जाता है तो छोड़ दिया जाता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते हैं और शाम को वापस आते हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने कहाँ क्या गंदगी की उसकी कोई सुध नहीं होती। बस जिस वक्त दूध निकालना है या कोई ऐसा काम है
उस वक्त ही हम उनकी सुध लेते हैं, वो रास्ते पे बैठ जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। और इस समय हम सुध लेते हैं इस गाने की। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की टू टू हो गई। ओह बकरी ने झूठ बोला, ओह बकरी की टू टू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू चू हो गई। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। मथुरा में 3 बंदर जाते थे रोज मंदिर। कहता जो बात पुजारी, रखते वो याद सारी। बुरा कभी न देखो, बुरा कभी न बोलो, बात जहाँ हो बुरी, कान वहाँ न खोलो। जिसने बुराई सीखी होए 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 हाजी, जिसने बुराई सीखी उसकी तो को हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला, बकरी की चू हो गई। दिल्ली का एक कौवा चिड़िया से एक दिन बोला, आओ पकाए खिचड़ी, मिलजुल के खाए खिचड़ी। चावल का दाना मेरा, मूंग का दाना तेरा, लेने गया वो पानी, चिड़िया थी चोर की नानी। चुपके से खा के दाना, चक्की में किया ठिकाना। कौवे ने चक्की पीसी, आई आवाज सीसी। चिड़िया ने चोरी की थी, होए 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 हाजी। चिड़िया ने चोरी की थी, चिड़िया की सू सू हो गई। मुर्गे ने झूठ बोला, मुर्गे की चू हो गई। बकरी ने झूठ बोला। बहुत सारे पशु पक्षियों की आवाज़ें हमें मिल गई इनके बारे में। और हमारे एक श्रोता ने कुछ इस तरह की बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि इस दृष्टिकोण से ये जो पाले जाते हैं तो मिट्ठू मियाँ तो प्राय हर घर में मिल जाते हैं, फिर कबूतरों का क्या कहना। जाहिर है कि ये जहाँ रहेंगे गंदगी भी वहीं पर रहेगी। और दुधारू पशुओं की तो बाकायदा हम लोग सेवा कर लेते हैं, लेकिन गंदगी तो गंदगी ही है। माना कि सरकार स्वच्छता अभियान चला रही, लेकिन अपने भी तो कुछ कर्तव्य हैं और उससे ही परेशान होने लगे तो ये अपनी कमी है। जानवरों की संख्या वैसे भी कम हो रही है और समाज में नकली डुप्लीकेट पदार्थों की भरमार है। इस दृष्टिकोण से परेशान होना अपनी ही कमी का परिचायक है। बिल्कुल सही कहा है, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखें कि दूसरे आपके इस शौक से परेशान न हो। बिल्कुल। हमारे एक और साथी ने लिखा है कि पालतू जानवर की गंदगी से परेशान के विषय पर उन्होंने कुछ अलग बात कही कि सामने वाले घर का पालतू डॉगी जब मध्य रात्रि में भौंकता है तब हम सबकी नींद उड़ जाती है, लेकिन कुछ कहेंगे तो पड़ोसी से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सब सह लेते हैं। तो अब सहने की बजाय सचेत रहिए, लोगों को समझाइए। फिलहाल गाना। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसी होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात
अब जाते हो तुम। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें चल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। कभी कभी ऐसे भी आया करो, चांद निकले तो घर जाया करो। कभी कभी ऐसे भी आया करो। तो ममता जी कभी कभी ऐसे भी आएंगे हम किसी दिन सखी सहेली। और फिलहाल मुलाकात का वक्त हो रहा है खत्म, कुछ भी बोलने बतियाने का वक्त नहीं, ना ही गाना सुनाने का। तो लेते हैं श्रोताओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।